हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th के आरओ का 8वां चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इस पाठ में लेखक ने जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का तार्किक विरोध किया है। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। इस पूरे पाठ की हम समरी को इस वीडियो में समझेंगे। जाति प्रथा श्रमिक विभाजन की दोषी है। अब देखिए, इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक हैं। वे मानते हैं कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु इसमें आपत्ति इस बात पर है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का विभाजन भी करता है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, यानी कि श्रम विभाजन में इस काम का बंटवारा कि ये काम तुम करोगे, ये काम हम करेंगे। परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन वर्गों के आधार पर एक दूसरे को ऊंच नीच करार देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो भी यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने के योग्य बनाए। इसके विपरीत जाति प्रथा मनुष्य को माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर कर देती है, यानी जो काम माता पिता करते हैं वही उसकी संतान करेगी। इस काम के लिए सामाजिक जाति प्रथा उसको मजबूर कर देती है। भुखमरी और बेरोजगारी का कारण जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे के साथ बांध देने की दोषी है। इसके कारण यदि किसी उद्योग, धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाए तो लाखों लोग भूखे मरने लगेंगे। यानी मान लीजिए, अगर किसी चीज़ में परिवर्तन यानी कि उसमें टेक्निक का उपयोग किया जाने लगे, जैसे अब पहले था कि सामान यहाँ से ढोने के लिए वहाँ तक बैलगाड़ी का उपयोग होता था, अब ट्रैक्टर का उपयोग होने लगा है। तो अब जो लोग उसमें लगते थे सामान चढ़ाने के लिए, बैलगाड़ी के लिए बैल, उनको सब लोग तो बेरोजगार हो गए, सिर्फ अभी ट्रैक्टर लगता है। इसीलिए लेखक लिखता है कि अगर किसी तकनीक में, उद्योग में परिवर्तन हो जाए तो लाखों लोग भूखे मरने लगते हैं। हिंदू समाज में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या सामने आ जाती है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है, यानी कि जो खुद की इच्छा है उस पर नहीं कर सकते। जाति प्रथा मतलब जो आपकी जाति है, जो आपके माता पिता काम करते थे वही काम आपको करना पड़ेगा, उसमें आपकी इच्छा नहीं चलेगी। इसका आधार व्यक्तिगत रुचि ना होकर पूर्व लेख होता है, यानी जो पहले माता पिता ने किया वही होगा। परिणाम स्वरूप लोग व्यवस्था के साथ अरुचि पूर्वक, यानी जिस काम में रुचि भी नहीं है वह काम करते हैं। ऐसे लोग टालू मानसिकता के शिकार होते हैं। अब टाल दिया भैया काम को, अतः उनका काम में दिल और दिमाग नहीं लग पाता। अंततः जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा, रुचि को दबाने के लिए भी दोषी है। लेखक की कल्पना का आदर्श समाज। लेखक की कल्पना का आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता का भाव हो। भ्रातृता में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी वंचित ना रह पाए। परिवर्तन समाज में तुरंत फैल जाए, यानी मान लो किसी चीज़ में कोई अगर टेक्निक का उपयोग है तो वो हर किसी को मिलना चाहिए, कोई भी उससे वंचित ना रहे। परिवर्तन समाज में तुरंत फैल जाना चाहिए। ऐसे समाज में सबका कार्यों में समभाग होना चाहिए, यानी कि हर काम में एक दूसरे का सहयोग होना ही चाहिए। सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सबको सामाजिक संपर्क के साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। भाईचारा दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार दूध में पानी मिल जाता है उसी तरह भाईचारा होना चाहिए समाज में। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र वास्तव में शासन की पद्धति ही नहीं बल्कि सामूहिक जीवनचर्या और अनुभवों के सामूहिक आदान प्रदान का नाम है। इसमें अपने साक्षियों और साथियों के प्रति श्रद्धा तथा सम्मान का भाव अवश्य होना चाहिए। अब स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं, आवागमन, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा का स्वतंत्रता का विरोध कोई नहीं करता। यानी कि जीवन, शारीरिक सुरक्षा, आपको कोई क्षति पहुंचा रहा है आप उसका मतलब उससे लड़ सकते हैं, इस चीज़ का विरोध कोई नहीं कर सकता। संपत्ति रखने, जीविका अर्जन के औजार तथा सामान रखने का अधिकार पर भी कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मनुष्य के लक्षण और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने का अधिकार के लिए योग तैयार नहीं है। इसके लिए अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है।
यानी आप अपना व्यवसाय चुन सकते हैं। इस स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य दासता में जकड़ा जाता है। दासता केवल कानूनी ही नहीं होती, जहां दूसरों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, वहाँ भी दासता होती है जहाँ जाति प्रथा में भी अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। यानी कि आपकी इच्छा भी नहीं है जिस काम को करने की, वो काम आपको करना पड़ रहा है। तो लेखक बताते हैं सिर्फ यहाँ कानूनी दासता बस नहीं होती है, दासता वहाँ भी होती है जहाँ पर जाति प्रथा होती है, वहाँ पर अपनी इच्छा से आप काम नहीं करते। अब समता के बारे में लेखक लिखता है कि फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द विवादास्पद रहा। समता के आलोचकों का कहना है कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, यह तथ्य होते हुए भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि समता असंभव होने हुए भी एक नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की समता तीनों बराबरों पर निर्भर है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। प्रश्न है कि इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु तब भी क्या समाज को उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? इसका उत्तर है असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार करना उचित है, परंतु उसमें भी सबको अपनी क्षमता विकसित करने के अवसर पूर्णता होने चाहिए। वंश और सामाजिक उत्तराधिकार पर भेद अनावश्यक। अब लेखक मानता है कि वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर असमानता नहीं की जानी चाहिए। इसके केवल सुविधा संपन्न लोगों को लाभ मिलेगा। वास्तव में प्रयास मनुष्य के वंश में है, किंतु वंश और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके बस में नहीं है। यानी जब इंसान प्रयास करेगा तो उसके बस में है वो कि उस काम को करने का वो प्रयास कर सकता, परंतु सामाजिक मान प्रतिष्ठा और वंश उसके हाथ में नहीं है। अंततः वंश और सामाजिकता के आधार पर असमान व्यवहार करना अनुचित है। दूसरे शब्दों में सभी सदस्यों की अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए समाज में समान अवसर के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यानी सबके साथ सबको समान अवसर देना चाहिए, चांस देना चाहिए और सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। राजनेताओं के व्यवहार में समता। अब लेखक लिखता है एक राजनेता का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, परंतु उसके पास सबके बारे में जानने का, उनकी अलग अलग आवश्यकताएं और क्षमताओं के बारे में जानने का अवसर नहीं होता। अंततः उनके लिए यही व्यवहार्य सिद्धांत उपयोगी है कि मानवता को ध्यान में रखते हुए वो सबको दो श्रेणियों में विभाजित न किया जाए, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ सबके साथ समान व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण और श्रेणीकरण उसके लिए संभव नहीं है। अंततः यद्यपि समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र मार्ग और उपाय है। यह इस चैप्टर की समरी थी। चैप्टर थोड़ी डिफिकल्ट सा था, बट इसको हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यह चैप्टर इम्पोर्टेंट आपकी क्लास के लिए है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। आरोह के गद्य खंड के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को हम एक वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। बाय, गुड बाय।